अच्छा राणा साहब, कतई नजर के वड़ाई साहब ने अपने कॉलम में क्या लिखा, जमीनी हकायक जो हैं कुछ इस तरफ इशारे करते हैं कि कुछ चीजें ऐसी हैं जिनकी वजह से अवाम में भी इस्तराब है और ऐन मुमकिन है कि कुछ और लोगों में भी इस्तराब हो। तो आपको लगता है कि जो ये कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में हुकूमत के लिए मुश्किलात हो सकती हैं, आप इससे एग्री करते हैं या फिर ये फिलहाल कबल अज़ वक्त होगा? क्या देखिए, ये जो निगोड़ हमारे क्या नाम है तजिया निगार होते हैं ना, और ये मैं नहीं कह रहा, वो खुद ही अपने आप को निगोड़ा कह रहे हैं, तो मैं उनकी बात को आगे बढ़ाते हुए कि ये निगोड़ मारे जो होते हैं ये कभी भी हवाओं में कोई तजिया नहीं करते। पाकिस्तान में जो एक नया ट्रेंड चला है वो ये है कि हम बड़े फख्र से ओन करते हैं कि हमें हमारे ताल्लुकात ऊपर है और हमें वहां से बराह रास्त खबर मिलती है। किसी दौर में सहाफी शर्म महसूस करते थे ये बताते हुए, अब किसी सहाफी का कद मापना हो तो ये देखा जाता है कि वो उसका डाकखाना वहां पे है या नहीं, और फिर वो बड़े फख्र से उसे ओन करते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि सेल वड़ाई साहब जैसे लेवल के जो लोग होते हैं ये कभी भी हवा में कोई तीर नहीं छोड़ते। हाँ, तीर इन्हें कोई पकड़ा दे तो ये जरूर अपनी कमान में रख के छोड़ देते हैं, लेकिन तीर होता जरूर है। दूसरी बात यह है कि प्रैक्टिकली देखा जाए, अगर सुहेल वड़ाई साहब के इसको कॉलम को एक साइड पे रखें तो इस हुकूमत ने किया क्या 4.5 साल में? आपने एक जमात या एक शख्स के रास्ते में जितने कांटे बिछा सकते थे बिछा दिए। नेशनल मीडिया से लेके जितना आपका मीडिया सुबह से शाम तक इमरान खान के ऐब और अयूब सुनाता है, फिर उसके बाद पीटीआई को अल गैर एलानिया कलादम जमात करार दे दिया गया है। एक सीएम है, वो जब चाहे अपने दोस्तों को लेके किसी भी मुल्क जा सकती हैं और वो वापसी में कह सकती हैं कि हम बहन का बुर्ता चखना था। ठीक है, एक सीएम है जिसका पासपोर्ट जब्त है, एक सीएम है जिसके वुजरा जब चाहे जहां चाहे वो उड़ जाए, एक सूबा है जिसके उस वजीर को जो है क्या नाम है एफआईआर वाले रोक लेते हैं, वो कहता है जी मुझे हाईकोर्ट ने भी हुक्म दिया, वो कहते हैं फिर भी आप वापस जाए। तो इससे एक बात समझ लें कि एक पार्टी जो मेजर मकबूलियत वाली जमात है उसको तो आप साइड पे कर दें, उसका तो फिलहाल कोई इम्कान नहीं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि ये हुकूमत का रहना कुछ जरूरी है, या जो लोग ये सारा कुछ करते हैं उनके लिए क्या बहुत जरूरी है कि ये नहीं? तो आप प्रैक्टिकली देख लें कि वो काम जो वजीर आजम ने करने हैं वो मोहसिन नकवी कर रहे हैं। ईरान वो जाते हैं, मामला वो सेटल डाउन करते हैं, चीजें वो देखते हैं। इसाक डार साहब के मुतालिक इतना ये कि 1 माह से वो अपने दफ्तर में बैठ के जो काम करते थे वो नहीं कर रहे, वो घर बैठ गए। एक वजीर खजाना के हवाले से आप नेशनल मीडिया पर पता नहीं क्या क्या इतलात और बातें पहुंचाते हैं। एक आपका वजीर दिफा है जिसके ऊपर क्रॉस लग गया है कि वो जब चाहे उल्टी सीधी बात करता है। तो हो सकता है कि पजामा वही रहे, पहनने वाला कोई और आ जाए। मुझे सुहेल वड़ाई साहब के निगोड़े की बात में इतना वजन तो लगता है कि अगर आपने अवाम का गुस्सा ठंडा करना है, अवाम में बददिली फैल रही है, ये रिएक्शन कहीं बहुत ज्यादा ना बढ़ जाए, तो उसका बेहतरीन हल ये कि आप चेहरे बदल दें, निजाम वही रखें, चेहरे बदल के कुछ और लिए, जिन चेहरों को बदले उनके लिए कहेंगे इनका भी कड़ा हिसाब होगा। अब हम रुड़ियां डालें कि चलो जो मेहनती भी बारी आ गई, और सिस्टम जो है वो आगे बढ़ता रहे। सुहेल वड़ाई साहब की बात में इतना वजन तो मैं समझता हूं कि ये मुझे भी इंडिकेशंस हैं कि जून के बाद जब अवाम में इस बजट के बाद बेचैनी बढ़ेगी तो उसे ठंडा करने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। पजामा वही रहेगा, पहनने वाले चेंज होंगे, बस। ठीक। अच्छा राणा साहब, ये मामला इतना ही सिंपल है इसलिए कि कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि पहले पीटीआई के तहफुजात थे कि जब तक पीपल्स पार्टी के गिलगित बल्तिस्तान का मामला फाइनल हो जाए। अब तो काफी हद तक फाइनल हो गया। डार साहब की और बिलावल साहब की भी बात हुई और उसमें भी यही कहा गया है कि जो लार्जेस्ट पार्टी है वही जीपी में हुकूमत बनाएगी। तो वो मामला तो आपको लगता है कि सेटल हो चुका है और बजट के अंदर अब पीपल्स पार्टी के भी कुछ ज्यादा तहफुजात नहीं होंगे? नहीं ना, ये तो बड़ी गेम है कि वो मामला सेटल नहीं हुआ ना। ये जो दोबारा रिपोलिंग हो रही है कुछ हल्कों में, ये वही है जहां मामूली क्लेम कर रही है कि हम जीते हुए। अब आप इस बारी गेम को समझें कि वो ये जो जुमला कहते हैं ना कि जो मेजोरिटी में होगा वो हुकूमत बनाएगा, तो वो ये नहीं कह रहे कि तुसी बनाओगे, वो ये कह रहे हैं कि जिन हल्कों में दोबारा रिपोलिंग हो रही है वहां हम जीते हुए हैं तो हम मेजर पार्टी बन के सामने आएंगे, और आपने फिर बीच में नहीं बोलना। जो पीपल्स पार्टी को भी बात समझ आ रही है, ये इसीलिए तो ये तारीखें आगे पीछे चीजों की हो रही है, बजट की मंजूरी की, फिर वो रीपोलिंग की, ये सारी चीजों को अगर आप समझें तो आपको समझ आएगी कि गिलगित का मसला अभी हल नहीं हुआ है।
और मुस्लिम लीग नून एक खामोश गेम खेल रही है, जिसमें ये रीपोलिंग के अंदर वो जीत जाएगी जिन जिन हलकों का वो कह रही है कि यहाँ से हम जीते हुए, वहां से तो वो फरमाइशी प्रोग्राम दोबारा हो रहा है। दूसरी बात यह है कि मैं अपने भाई हुज़ैफा की इस बात से बिल्कुल एग्री करता हूं कि हम वो लोग हैं जो सारी जिंदगी दश्त की खाक छानते रहते हैं, हम खाक के अंदर ही रहते हैं, और जो वो दूसरे दोस्त होते हैं हमारे सहाफी, वो पता नहीं कहां से जाके इस खाक में से सोने के जर्रे निकाल के आगे ले जाते हैं, हम खाक छानते ही रह जाते हैं। तो मुझे तो इतला ये भी है कि हुज़ैफा को भी इस बार जो है शफलिंग हो रही है, और इसको वजारत इत्तलात मिल रही है, जो मुझे किसी ने बताया है, क्योंकि इनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है मीडिया में। तो मेरी तो बहुत सारी दुआएं हुज़ैफा के साथ है। तीसरी बात ये कि ये जो आप कह रहे हैं ना कि जी अब इनके मंशूर दोनों के, भाई एक ही मंशूर है, मैं नोट दिखा, मेरा मूड बने, ये लड़ाई पैसों की हो रही है। और क्या हो रही है, वो कहते हैं देशों देशों पर हम क्या नाम है बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम और एनएफसी के अंदर जो पैसे मिलते हैं वो नहीं देंगे। ये कह रहे हैं कि जी हमें विभाग में पैसे चाहिए भाईजान, बदोबदी निकाल लें, ठीक है। उन्होंने फिर ये कहा कि हमारी मैं एक ब्रेक ले लूं, ठीक है। मैं राणा साहब, मुझे ब्रेक लेनी है, मैं एक छोटी सी ब्रेक ले से वापस आएंगे तो यहीं से गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे जी, एक छोटी सी ब्रेक। ठीक है। अच्छा एसआर राणा साहब, आज हमने विजुअल्स देखे, सोहेल अफरीदी साहब वज़ीर आज़म साहब के साथ चलते हुए जा रहे थे, गुफ्तगू भी कर रहे थे, कौमी इक्तिसादी कौंसिल का इजलास था, तमाम वज़ीर आला वहां पे मौजूद थे। अब सूबों से इजाफी वसाइल भी मांग रहा है वफाक, और मुजम्मल असलम साहब ने कहा कि उसकी हमें इजाजत लेनी पड़ेगी खान साहब से। तो फिर क्या आप समझते हैं कि अब कोई मुलाकात वगैरह करवा दी जाएगी? सोहेल अफरीदी साहब ने आज वज़ीर आज़म से कहा, कोई ऐसी बात होगी, या आपको लगता है कि ये मुलाकात वाला मामला जो है वो आगे नहीं बढ़ेगा? लेकिन वजीर आजम इतने मासूम है कि मैं गवाही देता हूँ कसम खा के कि अगर उनके हाथ में होता तो वो कब की मुलाकात करवाते। उन बेचारों के हाथ में नहीं है, आप उनको क्यों बार बार टीज करते? उनके पास इतना हक है कि वो हाथ मिला सकें, किसी से बात कर सकें, बस इससे ज्यादा नहीं है। जिन्होंने मिलाना है, जिन्होंने इजाजत देनी, जब देंगे तो मुलाकात भी हो जाएगी, ऐसी कौन सी बात है मुलाकात के लिए। और सोहेल अफरीदी का इश्क इमरान तो ठंडा हुआ है, उसके अंदर काफी सुकून आया है, मैंने देखा है कि उसको काफी खासा आराम आया है। और इश्क इमरान में वो कहते हैं तो क्या शेर था कि एक तेरा ये हिजर जो बालों में सफेदी लाया, एक तेरा इश्क जो सीने में जमा रहता है। मुझे लगता है कि उनका इश्क भी बूढ़ा हो गया है। और कहा वो कहते थे कि इमरान खान से मुलाकात के बगैर मैं किसी काबीना के इजलास में विफाकी सतह पे नहीं जाऊंगा। कहा वो जाके इतनी अच्छी वीडियो बनाते हैं, दोनों चहलकदमी करते हुए आ रहे होते हैं। तो मैं हालांकि सोहेल अफरीदी को भी समझ आ गई है कि वो इस सिस्टम में वजीर आला रहे तो बहुत काफी बेहतर है। बाकी इमरान खान की मुलाकात ये तो आप किस्सा पारीना समझ लें कि फिलहाल मुमकिन नहीं है। 7 माह हो गए एक ऐसे शख्स को जो पाकिस्तान का सबसे मकबूल लीडर है, जिसको सबसे ज्यादा वोट मिले, सबसे ज्यादा पजीराई मिली, अदालतें पिट के मर गई, लिख के दे गई। आज भी उनका वकील वहां जाके बैठा रहा कि मेरे ना उस पर साइन करवा दें वकालतनामे पे, मैंने 190 मिलियन पाउंड के अंदर वो मैंने पेश करना, नहीं साइन होने दिए गए। तो इससे आपको समझ आ जानी चाहिए कि बेचारे वजीर आजम के पास कुछ नहीं है, आप उनसे क्यों तवक्कुआत इस तरह की बांधते हैं जो वो कर नहीं सकते। और आप ये जो गुजरा की कारकर्दगी, उसमें राणा साहब उसमें ये भी तो हो सकता है ना कि पीटीआई वालों का भी शायद उतना दिल नहीं है, जिस तरह आप कह रहे हैं कि अब उतना इश्क नहीं रहा। वो अगर चाहें तो वो कहें जी हम बजट से पहले मिलना चाहेंगे, उस तरह का वो पुरजोर मुतालबा पीटीआई की तरफ से आपको नजर आ रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं आ रहा। और एक बात और सुन लें कि जब मंगल वाले दिन सोहेल अफरीदी साहब वो आते हैं अडयाला, तो वो तब आते हैं जब मुलाकात का वक्त खत्म हो गया होता है। तो उन्हें भी इस बात का पता है कि बस ये मैंने आना है और जाना है। पंजाबी वाली आनिया जानिया लफ्ज नहीं इस्तेमाल कर रहा, लेकिन ये हकीकत है। अतर भाई, मैं आपको आपके प्रोग्राम में अपने सहाफती, मेरे पास तो ना सोहेल बड़ाई जैसे जराए हैं न किसी और जैसे, मैं तो एक सहाफी हूं जो सामने पड़ी चीजों का तजिया करता है। पीटीआई की लीडरशिप का अगर आज बस चल लेना तो वो इमरान खान को हुकूमत के साथ मिलकर कहें इसका नाम बैन कर दो। इन लोगों के टीए लगे हैं, तनख्वाहें मिल रही है, मुफ्त बिजली मिल रही है, मुफ्त पेट्रोल मिल रहा है, गाड़ियां मिली हुई, इन्हें क्या जरूरत है कि इमरान खान के साथ मिलकर कैसे सिस्टम को खत्म करें जिसके साथ ही उनकी अपनी नौकरियां भी चली जाएंगी।
या ये वो लोग हैं, आईएसएफ में थे ना सुहेल अफरीदी साहब, एक स्टूडेंट लीडर थे, कहाँ वो अब सीएम है, कहाँ माशाल्लाह उनकी बड़ी लहरें बह रहे हैं, तो वो क्यों चाहेंगे कि इस सिस्टम से टकराएं और इस सिस्टम को खत्म कर दें? वो जो उन्होंने बनाया था जिंदगी और आजादी या मौत, वो अब वहां उसमें मेरा ख्याल है बच्चे सैर करते हैं पेशावर की। वो जो उन्होंने लिस्टें बनाई थी इमरान खान रिहाई फोर्स की, वो मेरा ख्याल है उन्होंने महफूज कर लिए कि सैलाब शराब आएगा तो इन बच्चों को कहेंगे कि जाके वहां काम करें। तो आपकी बात 100% दुरुस्त है कि पीटीआई की ठीक है। अपनी लीडरशिप सारी जो है मैं ये नहीं कहूंगा गद्दार हो गए, गद्दार वो होते हैं जो पहले किसी के वफादार हो और फिर वो वफादारी खत्म करें। ये वो पहले से लोग हैं जो बहुत अरसे पहले इमरान खान के इर्द गिर्द मौजूद थे। कि मैं एक मुलाकात में था, इमरान खान को किसी ने कहा कि आपके इर्द गिर्द जो लोग हैं कहीं और रिपोर्ट करते हैं, तो उनका मुझे पता है और मैं चीन से बंदे लेके आऊं, कहां से लेके आऊं बंदे, यही बंदे मेरे इर्द गिर्द।